ये बात 1970 की है। एक जज साहब की तैनाती होती है जिनका नाम होता है एम के चौधरी। जैसे ही एम के चौधरी अपने सरकारी बंगले में जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। पूछा जाता है कि क्यों यहाँ नहीं रह पाओगे, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं। उन्होंने जैसे ही कुछ अधिकारियों को जैसे ही अपनी सरकार को ये बात पहुंचाई, उनका बंगला खाली करा दिया गया। उनके बाद फिर दूसरे जज की नियुक्ति होती है। दूसरे जज ने भी यही कहा, यहाँ पर भूत रहते हैं। अब उस सरकारी बंगले को लेकर सरकारी बंगले से कम और भूत बंगले के नाम से ज़्यादा जानने लगे। सरकार ने उस बंगले को तुड़वा कर उसकी खुदाई जब कराते हैं, तो उसमें से 4 लाशें निकलती हैं। और जैसे ही 4 लाशों की बात सामने आती है, तो इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और पता चलता है कि एक जज ने ये चारों कत्ल किए थे। जैसे ही इस मामले की सुनवाई होती है, उसके बाद जज को ये सजा सुनाई जाती है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इनके प्राण न निकल जाएं। ऐसा ही होता है। संभवतः है कि भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें किसी जज को फांसी की सजा न केवल सुनाई गई हो, बल्कि तख्ते पर भी चढ़ा दिया गया हो। ये भारत ही नहीं, दुनिया में भी ऐसे बताया जाता है। किसी जज को कभी फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। आज की कहानी उस बंगले की है, आज की कहानी उस जज की है। आखिरकार पूरा मामला क्या था, इसी पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है असम प्रदेश का एक जिला है धोबरी। दरअसल यहीं की ये सच्ची घटना है। एक पुलिस वाला अपनी बहन को तलाश करता करता कभी इस शहर कभी उस शहर लगातार दौड़ रहा था, भाग रहा था। लोगों के पास जाता था और जाकर बोलता था कि मेरी बहन है और 3 भांजियां हैं। दरअसल वो मिल नहीं रही हैं। आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। उस पुलिस वाले ने जैसे ही अपने मुखबिर लगाए हुए थे, तो मुखबिर से सूचना मिलती है कि पश्चिमी बंगाल में एक दार्जिलिंग जिला है और उसी का एक बड़ा मशहूर खूबसूरत शहर है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक सिवाय होटल का एक कमरा नंबर 3 है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। जैसे ही उस पुलिस वालों को सटीक इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो पुलिस वाला 8 अगस्त 1970 को कई पुलिस वालों के साथ जब जाता है, सिवाय होटल के कमरा नंबर 3 का दरवाजा खटखटाता है। तो दरवाजा खटखटाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर उसमें से निकलता है। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकलता है, पुलिस वाला कहता है ये मेरा बहनोई है जिसको मैं कई महीनों से ढूंढ रहा हूँ। पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, उससे बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के बाद बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि जो मेरी बहन है पुतुर, जो मेरी भांजी है नीलू लूना परफोन, ये कहाँ है, बस इनके बारे में बता दो। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तुमसे कोई फसाद नहीं है। उस पुलिस वाले ने बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से, बड़ी ही तसल्ली से पूछा। दरअसल वो व्यक्ति जिससे पूछा जा रहा था, उस व्यक्ति का नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा होता है, जिसकी अभी हाल ही में, बल्कि कुछ ही दिन पहले उस रिटायर हो चुका था, क्योंकि डोबरी जिले में उसकी पोस्टिंग थी जज के रूप में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में था। अब फिलहाल तो रिटायर हो चुका था, लेकिन पुलिस वाले फिर जज साहब की वजह से बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे। और जब जज साहब से पूछा जा रहा था कि ये 4 लोग जो गायब हुए हैं, यानी कि जो 4 महिलाएं गायब हुई हैं, इनके बारे में जो जानकारी है इनके पास वो बता दो। तो कहते हैं कि दिल्ली में मेरा एक भाई है, ये चारों को चारे उन्हीं के पास हैं। अब पुलिस ने ये कोशिश की ये पता करने की, आखिरकार दिल्ली में भाई है वहाँ पर है कि नहीं है। वहाँ से पता करने की जब कोशिश की, तार वार जब भेजी गई, बड़ी मुश्किलों के बाद जब पता चला कि यहाँ पर कोई महिला आई ही नहीं है,
जब महिला साहब से परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई है ही नहीं, उन्होंने कोई और बहाने बनाए और बहाने बनाने के बाद आखिरकार पुलिस परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जज साहब को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लेती है, क्योंकि जज साहब सही से जानकारी दे नहीं रहे थे, सही से बातें बता नहीं रहे थे। इसी बीच में जब जज साहब को गिरफ्तार करने की बात आती है, जज साहब कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बदल कर अंदर से आ रहा हूँ, जैसे ही कपड़े बदल कर आऊँगा आप मुझे यहाँ से आराम से ले जाना। जैसे ही जज जज साहब कमरे के अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद कपड़े बदलने में काफ़ी वक्त लग जाता है, यानी कि 5-7 मिनट से ज़्यादा जब वक्त लग जाता है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जज साहब यहाँ से भाग जाएं। जैसे ही अंदर जाकर उनका साला होता है पुलिस वाला, वो जाकर देखता है कमरे के अंदर जज साहब बेड पर पड़े हुए थे और उन्होंने अपने पेट में खुद से चाकू मारा हुआ था। बहुत गहरा जख्म था और गहरा जख्म होने के बाद उन्हें आनन फानन ही वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। और जैसे ही उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है, अभी उन्हें ठीक से होश नहीं था, बोलने की स्थिति में नहीं थे, और इसी बीच में कमरे की तलाशी ली जाती है। कमरे की जब तलाशी ली जाती है, उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला हुआ था और उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था, पुतुल नीलू लूना बफोद अब इस दुनिया में है नहीं, तो मैं जी के क्या करूँगा। जैसे ही ये बात लिखी हुई थी, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस इस चक्कर में लग जाती है, आखिरकार जब ये नहीं है तो है कहाँ, इनकी लाश कहाँ पर है, बस यही पुलिस पता निकालने की कोशिश कर रही थी। यही वो पुलिस वाला भी निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी बहन थी, 3 उसके भांजे थे। अब जब जज साहब को होश आता है तो जज साहब से पूछा जाता है कि कहाँ है। उनके बारे में जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से जज साहब से पूछती है तो जज साहब आखिरकार टूट जाते हैं और जज साहब ने कहा कि वो एक सरकारी बंगले के अंदर उनकी लाश दबी हुई है, वहीं पर पता चलेगा। अब जैसे ही सरकारी बंगले पर लाश दबी हुई है तो सबसे पहले पुलिस के सामने यही बड़ा सवाल था कि एक बुजुर्ग जज आखिरकार गड्ढा खोद कर उन्हें दबा कैसे सकता है। आखिरकार पुलिस ने जांच के बारे में सोचा, उनका लाश निकालने के लिए 11 अगस्त 1970 को जब उस बंगले को अलग अलग गड्ढे खुदवाए गए तो 2 गड्ढों के अंदर 4 के 4 लाश निकल कर आती है। उनकी जब शनाख्त कराई जाती है तो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पर लाश काफ़ी गल चुकी थी। आखिरकार उन्हें पहचान लिया जाता है और चारों को 4 लाशें होती हैं। दरअसल जो पुलिस वाला होता है उसकी बहन यानी कि पुतली उर्फ कुतुर राज खोवा, उसकी एक भांजी होती है जो सबसे बड़ी भांजी होती है, जिसका नाम कुमारी उर्फ लीनू, और तीसरी भांजी होती है जोलानी उर्फ लूना राजखोवा, चौथी भांजी होती है उसकी रूपाली उर्फ रूपरेखा उर्फ बंटू राजखोवा। इन चारों की लाश मिल जाती है। जब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आखिरकार ये कैसे गड्ढा खोदा गया, क्यों हत्या की गई, कई तरह के सवाल थे। पुलिस इन सवालों के जवाब जानने में जुड़ जाती है। पुलिस जो अलग अलग लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो पूछताछ करने पर पता चलता है कि 2 गड्ढे खोदे गए थे और 2 गड्ढे में से सरकारी अधिकारी यानी कि जो उनके साथ जुड़े हुए चपरासी थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो खाना बनाते थे, उन्हीं से इज्जत साहब ने गड्ढे खुदवा लिए थे। और 2 गड्ढे इसलिए खुदवा दिए थे ताकि वो उसमें कुछ काम कर सके, फूलों की खेती कर सके। इस तरह के कोई बहाने लिए गए और जब तक जज साहब नहीं कहते थे कि रुक जाओ, तब तक उन चपरासी जो अर्दली होता था उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि जो जज ने आदेश दिया है उनको मानना ही था। गलती से उन्होंने गड्ढे खोद दिए थे। पता चलता है कि जब पुलिस जांच कर रही थी 10 फरवरी 1970 को जो इसकी पत्नी होती है, बड़ी बेटी होती है लीनू, आखिरकार वो
10 फरवरी 1970 तक सुबह तक देखी गई थी। इससे पहले इसके बाद कभी देखी ही नहीं गई, क्योंकि जब चपरासी से बाद के लोगों से पूछताछ की गई, बाकी 2 बेटियों के बारे में पूछा गया, पता चला कि यहाँ वो रहती ही नहीं थी, वो गुवाहाटी में रहती थी, वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस जज ने उस दोनों बेटियों को धोखों से बुलवाया और उनको 25 फरवरी 1970 तक देखा गया था। उसके बाद यानी कि जो पहले पत्नी बेटी की हत्या हुई थी, वो 10 फरवरी शव दफना दिए गए थे। साथ ही 25 फरवरी 1970 को जो दोनों छोटी बेटी थी, उन दोनों बेटियों की लाश को दफना दी गई थी। गड्ढा तो खुदवाया गया था कर्मचारियों से फूलों की खेती करने के बहाने से, लेकिन गड्ढा बंद करने में उनकी खुद की भूमिका थी। जज ने खुद ही इन कर्मचारियों ने देखा था कि इस तरह से कपड़े मिट्टी में सने हुए थे और कर्मचारियों ने धोए थे। जब पुलिस जांच पड़ताल की, पता चला कि एक उमेश वैश्य जो उनका अर्दली होता है, उसकी भी इस हत्याकांड में पूरी भूमिका रही थी। पुलिस ने इस मामले में बड़ी ईमानदारी के साथ जांच की, छोटे से छोटे पहलू पर सबूत जुटाने की कोशिश की। लगभग 55 ऐसे गवाह मिलते हैं जो जज साहब के खिलाफ जाते हैं। जब 55 गवाहों से गवाही दिलवाई जाती है, निचली अदालत में जब केस जाता है, जज साहब पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान जब उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो कटघरे में खड़े होने के बाद जज साहब, जिनका नाम होता है उपेंद्र नाथ राजखोवा, वो जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। यानी कि साफ साफ ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल ठीक है, इनका जो मानसिक संतुलन है पूरी तरह से ठीक है। हालांकि इस केस की सुनवाई से पहले उन्हें एक बार फिर से अपनी जिंदगी की लीला को खत्म करने की, समाप्त करने की कोशिश थी, और इसीलिए उन्हें हर वक्त सुरक्षा श्रेणी में रखा जाता था, कहीं ऐसा न हो जज साहब के साथ कोई घटना न हो जाए। जब ये अदालत में, निचली अदालत में ये सुनवाई चल रही थी, सुनवाई पूरी होने के बाद सुनवाई 1 साल तक सुनवाई हो रही थी। सुनवाई जब यानी कि उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया और कहा कि इन्हें जब तक प्राण न निकल जाए तब तक इन्हें फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए। 55 गवाहों की गवाही सबूतों के आधार पर जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ वक्त बीत जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में अगर अपील की जाए तो शायद यहाँ से कुछ सजा कम हो सकती है। इसके बाद जज उपेंद्र नाथ राजखोवा हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और शरण में जाने के बाद अपील करते हैं, कहते हैं साहब मेरी सजा को कुछ कम कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा और सबूतों के अभाव के चलते जो इनका अर्दली होता है, जिसका नाम होता है उमेश वैश्य, को बिना सबूतों की वजह से छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और जज इसमें मुख्य आरोपी होते हैं। हाई कोर्ट में भी जाते हैं लेकिन हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती। इसके बाद जज साहब को पूर्व जज साहब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाती है। सुनवाई करने के बाद कई तारीखें पड़ती है, तारीखें लगातार बढ़ रही थी और ये मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा था कि भारत का इतिहास का पहला ऐसा जज है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है और वो जज अपनी जिंदगी की बचाने के लिए लगातार अपील पर अपील कर रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उन सजा को बरकरार रखता है और कहता है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि यानी इनके प्राण न निकल जाएं। आखिरकार जज को एक और आखिरी रास्ता था, राष्ट्रपति के यहाँ अपील करते हैं, उनकी सजा कुछ कम हो सकती थी। जब राष्ट्रपति ने पूरे इस मामले की सुनवाई की, देखा और देखने के बाद
उनसे यही जानने की कोशिश की गई थी आखिरकार उन्होंने हत्या क्यों की थी। लेकिन जहां जहां तक विवाद पहुंचती थी, जज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। अपनी 3 बेटियों और पत्नियों की हत्या क्यों की थी, इसके पीछे क्या वजह थी। राष्ट्रपति ने भी उनकी सजा जो थी बरकरार रखा और 14 फरवरी साल 1976 को ये तारीख तय कर दी गई थी, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके लिए असम का एक जिला है जोरहाट, जोरहाट के ही एक जेल है, तो उसी जेल के अंदर फांसी की तैयारी की जाती है और फांसी की तैयारी करने के बाद इनसे आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है। आखिरी ख्वाहिश खैर तो कुछ भी नहीं बताते, लेकिन ये बात इनसे फिर से पूछा जाता है। जो साला होता है इनसे सवाल करता है, कम से कम इतना तो बता दो, तुमने मेरी 3 भांजी और बहन की हत्या क्यों की थी। बस यही जवाब जानना चाहता हूँ। लेकिन जज ने मरते मरते भी अपनी इन 4 जो हत्या की थी इसके पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया और ये राज हमेशा के लिए उस जज के साथ दफन होकर रह गया। और फिलहाल मैंने जब इस मामले में जांच पड़ताल की, इससे पहले भी कहीं किसी को फांसी की सजा हुई है जज को, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।